हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं कुमार सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूथ पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं साथियों जनरल साइंस कैटेगरी से हमारी जो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम्स। उसमें हमने कुछ पाचन तंत्र के जो हिस्से थे, आहार नाल, कुछ पाचक ग्रंथियां, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और भोजन हमारा पहुंच चुका था पाचन होने के लिए अग्नाशय से, अग्नाशय तक गुजर चुका था और उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब भोजन पहुंचता है पाचन के लिए छोटी आंत में। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में, और यहां जाकर के आपका डाइजेशन कंप्लीट होगा। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, पाचन तंत्र का जो आहार नाल है उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो लंबाई में होती है 8 से 10 मीटर, या फीट में होती है, जो कि एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया था, 30 से 32 फीट होती है। ठीक है। ये अब आहार नाल का होते हैं हिस्से। जैसे आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है मुख गुहा, बकल कैविटी। मुख गुहा में आपके दांत और जीभ आते हैं। ठीक है। उसके बाद में आप पहुंच जाएंगे ग्रसनी में, फेरेंस या आहार नली, फूड ट्यूब। आहार नाल और आहार नली में फर्क है। उसके बाद फिर आप पहुंच जाएंगे आहार नाल से ग्रसनी के बाद में अगला हिस्सा आएगा आपका आमाशय। ठीक है। फिर कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं, 3 पाचक ग्रंथियां होती हैं। जैसे आपकी लार ग्रंथि होती है, सलाइवा ग्लैंड होती है ना। 3 लार ग्रंथि होती है, जिनमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। उसके बाद में दूसरी आपकी ग्रंथि आ जाती है लीवर, यकृत, और तीसरी ग्रंथि आ जाती है आपकी अग्नाशय। अग्नाशय। तो यहां तक भोजन हमारा गुजर चुका था आमाशय, अग्नाशय के बाद भोजन अब पहुंचेगा आपका छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद में पहुंचेगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद में ये पहुंचेगा मलाशय में, रेक्टम में, और मलाशय से लास्ट में ये पहुंचेगा गुदा, एनस में, और यहां जाकर के आपका भोजन का पाचन संपूर्ण होता है। तो आइए चर्चा करते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत आहार नाल का भाग है, और जैसा कि आप सब जानते हैं आहार नाल मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कही जाती है, जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, या फीट की अगर हम बात करें तो कितनी होती है, 30 से 32 फीट लंबी होती है। ठीक है। इस आहार नाल का हिस्सा होती है छोटी आंत, और छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग होती है आपकी 6 से 7.5 मीटर के बीच में। 6 से 7.5 मीटर लंबी ये होती है, और जो आहार नाल का सबसे बड़ा अंग यही होता है छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। कैसा होता है? संपूर्ण पाचन। प्रश्न आता है एग्जाम में, भोजन का संपूर्ण पाचन मतलब कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीटली जो डाइजेशन होता है वो कहां होता है? छोटी आंत। अंतिम रूप से पाचन, भोजन का फाइनल जो डाइजेशन होता है, अंतिम रूप से पाचन, वो भी यहीं होता है छोटी आंत में। भोजन के सभी घटकों का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन तीनों का जो पाचन होता है वो भी कहां होता है? छोटी आंत में होता है। तो इन दोनों के ऊपर तो एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि भोजन का संपूर्ण पाचन या अंतिम रूप से पाचन कहां होता है? छोटी आंत में होता है। कहां होता है? छोटी आंत में होता है। कंप्लीटली डाइजेशन होगा, और भोजन के सभी घटकों का और सर्वाधिक पाचन जो होगा वो भी कहां होगा? आपका छोटी आंत में ही होगा। छोटी आंत में ही भोजन के पाचन के बाद में उस पचे भोजन में से जल का अवशोषण शुरू हो जाता है। पचित भोजन में से जल का अवशोषण शुरू हो जाता है। अब जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत के ऊपर एक इंटरेस्टिंग बात आती है, जैसे सेलुलोज का पाचन। तो सेलुलोज का पाचन के लिए, सेलुलोज के पाचन के लिए छोटी आंत की लंबाई अधिक होनी चाहिए।
तो जो शाकाहारी जानवर हैं, जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, जो घास फूस पत्तियां खाते हैं, वो जो सेलुलोज होता है, जो कि एक आपकी पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसके पाचन के लिए उनकी छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेलुलोज के पाचन हेतु छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, कम होती है या अपरिवर्तित रहती है। तो छोटी आंत की लंबाई जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो सेलुलोज का पाचन कर सकता है। मनुष्य में एक अवशेषी अंग होता है जो सेलुलोज का पाचन करता है, सीकम वाला हिस्सा। तो मनुष्य में सीकम वाले हिस्से में सेलुलोज का पाचन होता है। अब आप कहोगे सर मनुष्य तो घास फूस खाता नहीं है, लेकिन भैया हरी सब्जियां खाता है कि नहीं खाता है? पत्तीदार, जैसे पालक हुआ, आपका धनिया हुआ, मेथी हुआ, खाता है ना। तो ये क्या है? सेलुलोज के सोर्स है। तो इनका पाचन जिस हिस्से में होगा मनुष्य में, वैसे तो सेलुलोज का पाचन नहीं करता, कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में पाचन हो सकता है, वो सीकम में होता है। लेकिन सीकम एक अवशेषी अंग है जो किसी किसी मनुष्य में होता है, किसी में नहीं होता, या न के बराबर होता है। इसके एग्जिस्टेंस को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेलुलोज के पाचन के लिए एक ही शर्त है, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए शाकाहारी जानवरों की जो छोटी आंत, खासकर जो खरगोश है, खरगोश के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कुछ जानवरों के नाम दिए थे उन्होंने, जैसे बकरी वगैरह इनका। तो खरगोश की जो छोटी आंत है वो सबसे बड़ी होती है, इसलिए वो आसानी से सेलुलोज का पाचन कर लेता है। छोटी आंत जितनी ज्यादा लंबी होगी, सेलुलोज का पाचन आसानी से उतना ही अधिक होगा। तो जो शाकाहारी जानवरों की जो छोटी आंत है वो मनुष्यों की छोटी आंत से ज्यादा बड़ी होती है, इसी वजह से वो सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन जिस हिस्से में होगा वो सीकम वाले हिस्से में होगा, जो कि एक अवशेषी अंग होता है। ठीक है। तो छोटी आंत पाचन तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी कुल लंबाई मैक्सिमम 7.5 मीटर होती है, वैसे इसकी होती है 6 से लेकर के 7.5 मीटर के बीच में। तो एग्जाम आ जाता है लगभग 7 मीटर या 6.5 मीटर, जो भी आ जाए 6 से 7.5 के बीच में, वो राइट आंसर होगा। इसकी लंबाई ये हो गई। ठीक है। और आहार नाल का ही ये हिस्सा है, आहार नाल का ही ये अंग है। पाचन तंत्र को हमने 2 भागों में बांटा था, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, जो कि पाचक ग्रंथियां 3 थी, बाकी आहार नाल के हिस्से थे ये। तो आहार नाल का हिस्सा है ये छोटी आंत, और छोटी आंत भोजन के पाचन के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है, इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है। तो इसकी कुल लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। किसकी? छोटी आंत की कुल लंबाई 7.5 मीटर होती है, और इसको 3 भागों में हमने बांटा। ये 3 प्रकार के भागों से मिलकर के बना होता है। इलियम, इस्चियम, ग्रहणी, क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत का नाम आपने सुना होगा, वो बृहदांत्र है ना, वो इसी के ही भाग होते हैं। जैसे एक छोटी आंत का सबसे एंट्री पॉइंट वाला भाग होता है ड्यूडेनियम, जिसे हम कहते हैं ग्रहणी, ड्यूडेनियम या ग्रहणी। तो ग्रहणी जो होता है या ड्यूडेनियम जो होता है वो छोटी आंत का ही हिस्सा है, जो छोटी आंत का एंट्री पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट ये, शुरुआत यहां से होती है छोटी आंत की। दूसरा इसका जो मध्य भाग होता है छोटी आंत का, उसे हम जेजुनम कहते हैं, जो कि अग्र क्षुद्रांत भी कहलाता है। ये प्रश्न आता रहता है एकदम, अग्र क्षुद्रांत, बाह्य क्षुद्रांत है ना, या बृहदांत्र। तो जेजुनम, ड्यूडेनियम को ग्रहणी कहते हैं, जेजुनम को अग्र क्षुद्रांत कहते हैं, और छोटी आंत का जो तीसरा भाग है वो होता है आपका इलियम, जिसे केवल क्षुद्रांत कहते हैं, है ना। तो इलियम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इलियम आता रहता है कि इलियम और ड्यूडेनियम क्या है। इलियम और ड्यूडेनियम छोटी आंत के ही भाग हैं। ठीक है। जहां भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। तो जो आपकी छोटी आंत है, उस छोटी आंत को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ड्यूडेनियम जो ग्रहणी के नाम से जाना जाता है, जेजुनम जो अग्र क्षुद्रांत के नाम से जाना जाता है, और इलियम जो कि क्षुद्रांत के नाम से जाना जाता है। ये जो छोटी आंत होती है, तो जो इसमें जो ये आपका जो जेजुनम वाला हिस्सा होता है ना, ये जेजुनम वाले हिस्से में पाचन नहीं होता। छोटी आंत का जो ये जो जेजुनम अग्र क्षुद्रांत वाला हिस्सा है, इसमें भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। सिर्फ ड्यूडेनियम और इलियम वाले हिस्से में ही भोजन का पाचन होगा। जेजुनम में, याद रखना एग्जाम में प्रश्न आता रहता है, छोटी आंत के कौन से हिस्से में भोजन का पाचन नहीं होता? तो कौन से हिस्से में नहीं होता है भोजन का पाचन? जेजुनम वाले हिस्से में भोजन का पाचन नहीं होता, जिसे हम अग्र क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं, अग्र क्षुद्रांत कहते हैं। ठीक है भाई, इसमें पाचन नहीं होता है। छोटी आंत जो होता है उसमें जो 3 हिस्से थे छोटी आंत के, कौन कौन से? ड्यूडेनियम, 3 भाग थे छोटी आंत के, एक तो था ड्यूडेनियम, दूसरा आपका था जेजुनम,
और तीसरा आपका था इलियम। इसमें से जेजुनम वाले हिस्से में ड्यूडेनियम को हम ग्रहणी के नाम से जानते हैं, इलियम को हम क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं, जेजुनम को अग्र क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है जेजुनम में। अब इनमें से भी जो बड़ा है वो यही है, जेजुनम वाला हिस्सा ही जो होता है ना, छोटी आंत के 3 भाग कर दे उसमें से ये वाला जो भाग है जेजुनम वो बड़ा होता है। बाकी ये दोनों इससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्लियर है? तो जेजुनम बड़ा होता है, बड़ा भाग होता है छोटी आंत का। सबसे लंबा जो भाग होता है छोटी आंत का जो हिस्सा होता है वो होता है इलियम। इलियम वाला हिस्सा सबसे लंबा होता है। सबसे बड़ा भाग जेजुनम, सबसे लंबा भाग इलियम। और इलियम को हम क्या कहते हैं, क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सबसे क्या होता है, लंबा होता है। इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत का जो हिस्सा है जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन होगा वो किस में होगा, इलियम में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अंतिम रूप से पाचन, कंप्लीटली और फाइनल डाइजेशन होता है। तो वो कंप्लीट और फाइनल जो डाइजेशन होता है वो कहां होता है, वो होता है आपका इलियम वाले हिस्से में होता है, जो कि सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत का। इसमें भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन के पूर्ण पाचन का मतलब इसमें प्रोटीन का पाचन होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, और इसमें वसा या लिपिड का पाचन होगा। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू हो जाता है, वसा का पाचन आमाशय के जस्ट बाहरी वाले हिस्से से, आमाशय से जैसे वो निकलना होता है वहां से उसका पाचन शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, आमाशय के बाहरी वाले हिस्से से वसा का पाचन शुरू हो जाता है। लेकिन इन तीनों घटकों का जो पाचन होता है अंतिम रूप से वो कहां होता है, आपका छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से और पूर्ण पाचन हो जाता है। इस तरीके से छोटी आंत में भोजन का पाचन होगा जो कि लगातार चलता रहता है। और छोटी आंत का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो जेजुनम होता है, छोटी आंत का जो सबसे लंबा भाग होता है वो क्या होता है, इलियम होता है। और इलियम वाले हिस्से में ही क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, छोटी आंत आहार नली का, आहार नली का मतलब आहार नाल, उसका सबसे बड़ा भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल का। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, भोजन का पूर्ण पाचन और अंतिम रूप से पाचन का होता है छोटी आंत में। अगर छोटी आंत में भी बात करें तो वो इलियम वाले हिस्से में, याद रखना इलियम वाले हिस्से में ही छोटी आंत की तो बात आ गई। वैसे ज्यादातर अधिकतर एग्जाम्स में छोटी आंत के बारे में आता रहता है, लेकिन थोड़ा सा कभी जब थोड़ा सा इंटरनली पूछ ले, थोड़ा डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले कि ठीक है भाई छोटी आंत में तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है, हम क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना चाह रहे हैं, वो आपकी थोड़ी डेप्थ और फंडामेंटल नॉलेज चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर, तो वो फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में होता है वो ठीक है, लेकिन छोटी आंत के भी कौन से हिस्से में होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, आपका ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। तो जेजुनम में तो भोजन का पाचन होता ही नहीं है। अब पाचन किस में होगा, ड्यूडेनियम में और इलियम में, लेकिन इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन और अंतिम रूप से पाचन यहीं पर संपन्न होता है। तो याद रखिए जब प्रश्न आए एग्जाम में, भोजन का पूर्ण और अंतिम रूप से पाचन कहां होता है, छोटी आंत में। लेकिन अगर आपसे छोटी आंत के किसी भाग के बारे में पूछ लेता है, किसी हिस्से के बारे में अगर आपसे पूछ लेता है, तो आपका जवाब क्या होगा, इलियम होगा, है ना, इसमें होगा। तो लेकिन अधिकतर एग्जाम में आता रहता है भोजन का पूर्ण पाचन और अंतिम रूप से पाचन कहां होता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना एग्जाम्स के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन, अब देखो छोटी आंत में पाचन के लिए बहुत सारे एंजाइम पाए जाएंगे, प्रोटीन का भी पाचन होगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो आपका प्रोटीन का पाचन सबसे पहले आमाशय में होता है, तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन जो एंजाइम करता है वो पेप्सिन एंजाइम करता है, ठीक है। फिर आगे चल करके जो प्रोटीन का पाचन होता है, अग्नाशय ग्रंथि से जो प्रोटीन के पाचन है तो एंजाइम निकलता है वो ट्रिप्सिन निकलता है। तो छोटी आंत में प्रोटीन के पाचन है तो एक एंजाइम निकलता है जिसे हम कहते हैं इरेप्सिन। इसका मतलब प्रोटीन का पाचन 3 जगह पर होगा। पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कितनी जगह पर होगा, 3 जगह पर होगा।
आमाशय में होगा पेप्सिन के जरिए, अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकलेगा उसमें प्रोटीन के पाचन हेतु ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाएगा, और छोटी आंत में प्रोटीन के पाचन हेतु इरेप्सिन एंजाइम पाया जाएगा। छोटी आंत में इसके अलावा, इरेप्सिन के अलावा बाकी जो सारे भोजन के घटक हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम पाया जाएगा वसा के पाचन के लिए, टाइलिन एंजाइम पाया जाएगा, लैक्टेज पाया जाएगा, सुक्रेज पाया जाएगा, माल्टेज एंजाइम पाया जाएगा। ये सारे एंजाइम्स वहां छोटी आंत में मौजूद होंगे। और विटामिन के और विटामिन B12 ये दोनों भी छोटी हमारी आंतों में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। तो छोटी आंत में प्रोटीन के पाचन के लिए भी एंजाइम होंगे, और बाकी भोजन के सभी घटकों के पाचन के लिए भी उसमें आपको एंजाइम पाए जाएंगे। तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? इरेप्सिन एंजाइम करता है। इरेप्सिन एंजाइम करता है। उसके अलावा छोटी आंत में जब प्रोटीन का पाचन होगा तो उसको इरेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? एमिनो अम्लों में बदल देता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्लों में। और प्रोटीन कितने एमिनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है? 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है, जिनको हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया है, आवश्यक, जरूरी और गैर जरूरी, है ना, गैर आवश्यक या गैर जरूरी, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, इन दोनों प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर के होता है, जिनमें से कुछ एक प्रकार के एमिनो अम्लों को हमारा शरीर खुद बनाता है, एक प्रकार के एमिनो अम्लों को हम भोजन से ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब यहां बात की जाए कि चलिए ठीक है, प्रोटीन का पाचन होगा छोटी आंत में तो किस में बदल जाएगी? एमिनो अम्लों में। वसा का पाचन होगा तो वो ग्लिसरॉल में बदल जाएगी। ग्लाइकोसिडिक बंध से आपस में ग्लिसरॉल के अणु और वसा के अणु जुड़े रहते हैं, वो वसा का निर्माण करते हैं। तो जब वसा का पाचन होगा तो ये बंध क्या होगा? टूटेगा। जैसे प्रोटीन के पाचन के लिए तो पेप्टाइड बंध बनता है, जब एमिनो अम्ल आपस में पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन एमिनो अम्लों का एक बहुलक होती है, पॉलीमर होती है, जो कि बहुलक का मतलब ऐसी एकलक के जैसी ही कई इकाइयां आपस में जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं, उसे हम पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो प्रोटीन एक अपने आप में पॉलीमर है, बहुलक है, क्योंकि प्रोटीन बनी है एमिनो अम्लों से। तो जब 20 प्रकार के एमिनो अम्ल आपस में एक पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं तो 20 एमिनो अम्ल एक बंध से जुड़ करके एक प्रोटीन के अणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होगा तो प्रोटीन का पाचन होगा एमिनो अम्लों में बदलेगी, वसा का पाचन होगा ग्लिसरॉल में बदलेगी, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो किस में बदलेगी? ग्लूकोज में बदल जाएगी। छोटी आंत से जो रस निकलता है, आंतरीय रस, उसमें एंजाइम जो होते हैं वो एक इरेप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन करेगा, माल्टेज होता है जो माल्टोज की कार्बोहाइड्रेट शर्करा का पाचन करेगा, सुक्रेज एंजाइम होता है जो सुक्रोज का पाचन करेगा, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का पाचन करेगा, और लाइपेज एंजाइम जो होता है, ये सभी एंजाइम उसमें पाए जाते हैं। किसमें? छोटी आंत में। लैक्टेज एंजाइम क्या करता है? दूध की जो लैक्टोज शर्करा है उसको ग्लैक्टोज में बदलता है। लैक्टेज एंजाइम जो क्या करेगा? दूध की जो लैक्टोज शर्करा है उसको ग्लैक्टोज में बदलने का काम करता है। ग्लैक्टोज सबसे कम मीठी शर्करा होती है। सबसे अधिक मीठी शर्करा जो होती है वो क्या होती है? आपकी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है, जिसे फ्रूट शुगर, फलों वाली शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि टेबल शर्करा के नाम से किसे जानते हैं? हम सुक्रोज को जानते हैं। जो सुक्रोज होती है ना, इसे सुक्रोज को हम टेबल शर्करा या शुगर केन शर्करा के नाम से जानते हैं। तो एंजाइम जो निकलेंगे छोटी आंत से, एंजाइम कौन कौन से निकलेंगे और उनका काम क्या होगा? छोटी आंत से एंजाइम निकलेगा लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम है, लैक्टोज नहीं, ये लैक्टेज एंजाइम है। लैक्टेज एंजाइम निकलेगा, ये क्या करेगा? दूध की लैक्टोज शर्करा को ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज में बदलने का काम करेगा, क्योंकि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट शर्करा है, लैक्टोज। और लैक्टोज बनती किससे? लैक्टोज बनती है भैया ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलकर के लैक्टोज का निर्माण कर रहे हैं। तो ये डाइसैकेराइड शर्करा है और ये 2 मोनोसैकेराइड शर्करा हैं। जब 2 मोनोसैकेराइड शर्कराएं जुड़ेंगी तो एक डाइसैकेराइड शर्करा के अणु का निर्माण होगा, और जब इसका पाचन होगा तो ये वापस मोनोसैकेराइड शर्करा में टूट जाएंगे। तो लैक्टेज जो एंजाइम होता है ना, लैक्टेज एंजाइम, वो लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा? लैक्टोज को बदलेगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। तो लैक्टोज के पाचन हेतु छोटी आंत में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है लैक्टेज एंजाइम। दूसरा एंजाइम होगा छोटी आंत में सुक्रेज एंजाइम।
ये क्या करेगा, सुक्रोज को, जिसे गन्ना की शर्करा होती है, जिसे हम टेबल शर्करा के नाम से जानते हैं, वो सुक्रोज का पाचन करेगा। अब सुक्रोज का पाचन करेगा तो सुक्रोज एक डाइसेक्राइड शर्करा है, वो किस में बदलेगी, मोनोसेक्राइड में, मतलब ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में बदलेगी। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसका पाचन जब होगा तो सुक्रोज का पाचन होगा तो ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगी। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज होती है, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा होती है सैक्रिन, जो सुक्रोज से बनाई जाती है ना। सैक्रिन बनाई जाती है सुक्रोज से, उसमें ग्लूकोज की मात्रा 0 होती है। तीसरा जो एंजाइम होगा वो माल्टेज एंजाइम होगा, ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर के निर्माण करते हैं माल्टोज का, तो ये माल्टोज का जब भी पाचन होगा तो वो ग्लूकोज में बदल जाएगी। उसके पाचन हेतु छोटी आंत में एंजाइम जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, माल्टेज एंजाइम होता है। प्रोटीन के पाचन हेतु छोटी आंत में एंजाइम मिलेगा, वो होगा इरिप्सिन। ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा और पॉलीपेप्टाइड्स, है ना, प्रोटीन बहुत सारे एमिनो अम्लों से एक बंध द्वारा जुड़ती है, पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा, तो ये पॉलीपेप्टाइड को तोड़ेगी, उन बंधों को तोड़ेगी, वापस किस में बदल देगी, एमिनो अम्लों में बदल देगी। एक एंजाइम और होता है वसा के पाचन के लिए, वो होता है लाइपेज एंजाइम। ये वसा को पाचन करेगा और वसा को बदलेगा वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल के अणुओं में बदल देगा। इस तरीके से छोटी आंत में भोजन के पाचन हेतु ये जरूरी 4-5 एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका छोटी आंत में भोजन का होता है पाचन। छोटी आंत के बाद में आती है हमारी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत, अब देखो यहां पे प्रश्न बनता है, जो पचित भोजन, भोजन का पाचन कहां हो गया पूर्णतः, छोटी आंत में, तो उस पचित भोजन में से, डाइजेस्ट जो फूड है, उस पचित भोजन में से जल का अवशोषण, जल का अवशोषण जो होगा वो कहां होगा, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। तो जल का अवशोषण होगा भाई छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे होगा, छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो भोजन पच चुका, उसका कंप्लीटली डाइजेशन हो चुका है। अब डाइजेशन के बाद उस डाइजेस्ट भोजन में से, पचित भोजन में से जल को अवशोषित किया जाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो उस पचित भोजन में से वाटर का एब्जॉर्वेशन जो होता है वो कहां होता है, छोटे आंत। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम्स में कि अपशिष्ट में से जल का अवशोषण और एक पचित भोजन में से। तो पचे हुए भोजन में से जल का अवशोषण वो तो छोटी आंत में होता है, लेकिन अपशिष्ट पदार्थ में से जल का अवशोषण करके अपशिष्ट, जो ठोस अपशिष्ट होता है, उसको मलाशय की ओर धकेलने का कार्य जो होता है वो किस में होता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में ऐसी हमारी अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं। और माइक्रोविलाई के माध्यम से ही जो होता है वो अपशिष्ट में से, कचरे में से जल का क्या होता है, एक बार फिर से अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में याद रखिए, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन तो छोटी आंत में हो चुका है, बड़ी आंत में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होगा। छोटी आंत में पचे भोजन में से जल का अवशोषण हो जाता है, बड़ी आंत में सिर्फ इतना सा ही काम होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, जो अपशिष्ट होता है उस अपशिष्ट में से जल का अवशोषण होता है और ठोस कचरे को मलाशय की ओर धकेलने का काम होता है। तो बड़ी आंत जो होती है वो लगभग आपकी 1.5 से 2.5 इंच, 1.5 मीटर लंबी और 2.5 इंच चौड़ी होती है। छोटी आंत लगभग आपकी 6 से 7.5 मीटर लंबी होती है, जबकि बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। अब लंबाई में है छोटी, लेकिन नाम हमने इसका बड़ी आंत दिया है। तो बड़ी आंत नाम क्यों दिया है, बड़ी आंत का नाम हमने दिया चौड़ाई के हिसाब से। चौड़ाई के हिसाब से ये आंत ज्यादा चौड़ी होती है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, बड़ी आंत रख दिया, लार्ज इंटेस्टाइन रख दिया। ठीक है, अब बड़ी आंत में भोजन का जो पाचन होता है वो नहीं होता है, सिर्फ छोटी आंत तक ही भोजन का पाचन होता है। तो 1.5 मीटर लंबी होती है, लगभग 2.5 इंच क्या होती है, ये चौड़ी होती है बड़ी आंत। इसके 3 भाग होते हैं, जैसे छोटी आंत के 3 भाग थे, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम, जिसमें से जेजुनम में भोजन का पाचन नहीं होता, जो सबसे बड़ा भाग था। इलियम में भोजन का पाचन होता है और संपूर्ण पाचन होता है, जो सबसे अधिक लंबा भाग था। तो ऐसे ही बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। सीकम, तो जो अपेंडिक्स का जो दर्द होता है ना भाई, अपेंडिक्स वाली प्रॉब्लम होती है किसी के, अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स है ना, मतलब अपेंडिक्स का मतलब वो पथरी वथरी वाली बात होती है, स्टोन वाली बीमारी है ना। तो अपेंडिक्स वाला जो हिस्सा होता है ना, वो बड़ी आंत का हिस्सा होता है, जिसे हम सीकम भी कहते हैं।
तो सीकम एक अवशेषी अंग होता है मनुष्य में, अवशेषी अंग होता है। अगर मनुष्य में, वैसे तो मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं करता है, लेकिन किसी रेयर केसेज में अगर सेलुलोज का पाचन होगा तो वो मनुष्य के सीकम वाले हिस्से में होता है, जो कि एक अवशेषी अंग है। जैसे अक्कल दाढ़ एक अवशेषी अंग है, सीकम एक अवशेषी अंग है ना। तो अपेंडिक्स का जब भी प्रश्न आए कि भाई अपेंडिक्स का दर्द जो होता है वो कहां होता है, बड़ी आंत के सीकम वाले हिस्से में होता है। ऐसे ही इसका दूसरा भाग होता है कॉलम। क्या होता है? कॉलन। कॉलन बोल सकते हैं या कॉलम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें अपशिष्ट पदार्थ से जल का क्या होता है? अवशोषण, अर्थात यहीं पर पचे अपशिष्ट में से जल का अवशोषण होता है। तीसरा भाग होता है रेक्टम होता है। तो ये तीन भाग होते हैं बड़ी आंत में किसी भी उसके, जिनमें से सीकम वाले हिस्से में कोई पाचन नहीं होता, जो सिर्फ सेलुलोज का पाचन करने में सक्षम है, जो एक अवशेषी अंग होता है। इसी में ही अपेंडिक्स का दर्द वाला यहीं पर होता है। फिर बता आपका कॉलम। कॉलम वाले हिस्से में क्या होता है? उस पचित भोजन में से जो अपशिष्ट बना, उस अपशिष्ट में से जल का अवशोषण होता है। और रेक्टम जो होता है ना, जिसे हम मलाशय कहते हैं, उसमें ठोस कचरे को धकेल दिया जाता है। इस तरीके से बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें केवल जल का क्या होता है? अवशोषण। और जल का अवशोषण भी किससे होगा? अपशिष्ट में से होगा। पचित भोजन में से जल का अवशोषण नहीं होगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भाई पचित भोजन में से जल का अवशोषण किस में होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। लेकिन अपशिष्ट पदार्थ में से जल का अवशोषण कहां होता है? बड़ी आंत में होता है। कौन से हिस्से में होता है? कॉलन वाले हिस्से में होता है। बड़ी आंत में एक अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइक्रोविलाई कहती हैं, और इन माइक्रोविलाइयों की सहायता से ही जल का क्या होता है? अवशोषण। तो माइक्रोविलाई अपशिष्ट से जल का अवशोषण कर देती हैं, और अपशिष्ट को, जो ठोस अपशिष्ट होता है, उसको मलाशय अर्थात रेक्टम की ओर धकेलने का काम करती है माइक्रोविलाई, जो बड़ी आंत का हिस्सा होती है। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि भाई बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ काम है जल का अवशोषण, और वो भी किससे? अपशिष्ट से जल का अवशोषण। पचे भोजन में से जल का अवशोषण नहीं होगा। और बड़ी आंत में जल का अवशोषण जो होता है वो कहां होता है? आपका कॉलन वाले हिस्से में। कॉलन वाले हिस्से में ऐसी अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम माइक्रोविलाई या माइक्रोविली कहते हैं, और ये माइक्रोविलाई ही काम करती है अपशिष्ट में से जल का अवशोषण करना, और शेष बचे हुए ठोस अपशिष्ट को मलाशय की ओर धकेलने का काम करते हैं। मलाशय से फिर जो मल होता है, अपशिष्ट जो होता है, वो गुदा में पहुंच जाता है। गुदा के माध्यम से उस मल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से आपका भोजन का क्या होता है? पाचन। सेलुलोज का पाचन मनुष्य में सीकम वाले हिस्से में होता है, जो कि एक अवशेषी अंग होता है। ठीक है। सिग्मा रूपी बृहदांत्र, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत वाले हिस्से को बृहदांत्र कहा जाता है। सिग्मा रूपी, सिग्मा का मतलब इस टाइप के है ना, सिग्मा रूपी ऐसी अंगुलीनुमा संरचनाएं जो होती है बृहदांत्र, वो बड़ी आंत का भाग होती हैं। तो अगर बोले कि भाई बृहदांत्र किसका हिस्सा है? बृहदांत्र किसका हिस्सा होता है? बड़ी आंत का। और क्षुद्रांत किसका हिस्सा होता है? छोटी आंत का। तो याद रखिए, सिग्मा रूपी बृहदांत्र किस में पाए जाते हैं? बड़ी आंत में पाए जाते हैं। काम क्या? बड़ी आंत का कार्य क्या है? सीकम, इसका मानव शरीर में कोई भी काम नहीं है वैसे तो, क्योंकि मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है, ये होता ही नहीं है। किसी किसी मनुष्यों में अगर हो तो शायद हो। और इसमें अपेंडिक्स का दर्द होता है सीकम वाले हिस्से में। तो सीकम किसका भाग है? बड़ी आंत का। जैसे बड़ी आंत को हमने तीन भागों में डिवाइड किया, सीकम, कॉलन और रेक्टम। उसमें से सीकम में कोई भी कार्य नहीं होता, क्योंकि ये एक अवशेषी अंग है। इसमें अपेंडिक्स का दर्द होता है। शाकाहारी जानवर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, शाकाहारी जानवरों में सेलुलोज का पाचन कहां होता है? सीकम में होता है। और फिर प्रश्न बनता है कि भाई शाकाहारी जानवरों में सेलुलोज के पाचन हेतु छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? वो अधिक होती है। जितनी बड़ी छोटी आंत होगी, सेलुलोज का पाचन उतना ही करेगा। कॉलन जो होता है, कॉलन, ये क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ में से जल का क्या करता है? अवशोषण करता है, जो किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। ठीक है भाई। अब जो हैजा होता है ना आपको, कॉलेरा, वो हैजा या कॉलेरा जो होता है वो कॉलन को प्रभावित करता है। अब हैजा में आपने देखोगे कि जब भी आप खाना खाएंगे या आप पानी पिएंगे तो तुरंत आपको लूज मोशन होते हैं, दस्त लग जाते हैं। मतलब जैसे आपने पानी पिया 5 मिनट बाद या खाना खाया 5 मिनट बाद आपको डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाता है। इसका मतलब कॉलन प्रभावित हुआ है। तो कॉलन क्या कर रहा है? अपशिष्ट को जल अवशोषण कर रहा है। अब कॉलन जब खराब हो गया तो वो अपशिष्ट में से जल का अवशोषण नहीं कर पा रहा, तो जो खाना खा रहे हैं वो सीधा सीधा बाहर निकल रहा है, मतलब भोजन का पाचन नहीं हो पा रहा है। तो हैजा रोग में प्रभावित जो अंग है पाचन तंत्र का, वो कौन सा हिस्सा होता है? कॉलन वाला हिस्सा होता है।
ठीक है, यहां जाकर के आपका भोजन का होता है पूर्ण पाचन। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है भाई? मुख से प्रारंभ होती है और संपन्न कहां होती है? गुदा मार्ग में, एनस में। मुख से भोजन के पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है और कंप्लीट होती है वो गुदा मार्ग में, यहां होता है। सबसे पहले भोजन का पाचन होता है मुख गुहा में, बकल कैविटी में। और मुख गुहा में कौन से घटक का पाचन होता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का। अब ये बार बार एंजाइम की बात आ रही थी, तो भाई एंजाइम होते क्या हैं? एंजाइम की हम बात करें, एंजाइम जो होते हैं भाई, ये एक तरीके के प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। मुख्यतः किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम। और एंजाइम का जो हिस्सा प्रोटीन से बना होता है ना, इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, अभी एंजाइम का प्रोटीन वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को हम एपो एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक का मतलब क्या है कि जो खुद रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, जैविक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, वो दूध को दही में बदलता है। तो वो, या फिर आपका कोई भी एंजाइम है, जैसे आपका लैक्टेज एंजाइम है, जो लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम करेगा, या ग्लैक्टोज में बदलेगा उसे, तो वो भाग नहीं ले रहा है खुद, लेकिन हां, उसकी उपस्थिति मात्र से ही वो प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो जो लैक्टोज का ग्लैक्टोज में परिवर्तन होता है या दूध का दही में परिवर्तन होता है, वो तेज हो जाता है। जो परिवर्तन 10 घंटे 12 घंटे में होता दूध का दही में परिवर्तन, या लैक्टोज का ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, वो 4-5 घंटे में हो जाएगा। किसकी वजह से? ड्यू टू एंजाइम, एंजाइम की वजह से। तो एंजाइम प्रोटीन के तो बने होते हैं, लेकिन एंजाइम किसके तौर पर कार्य करते हैं? जैव उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करते हैं। ये एज ए बायोकैटलिस्ट काम करते हैं। एंजाइम का जो प्रोटीन वाला हिस्सा होता है, वैसे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, मुख्यतः ज्यादातर हिस्सा इसका प्रोटीन का बना होता है, बाकी प्रोटीन, कुछ हिस्सा प्रोटीन से नहीं बना होता है। तो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है। कार्य क्या होता है एंजाइम का? ये जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, मतलब भोजन का पाचन। जो बड़े कण होते हैं और जो जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं भोजन के घटक के, चाहे वो आपके कार्बोहाइड्रेट के कण हो सकते हैं, या फिर आपके वसा के अणु हो सकते हैं, या फिर प्रोटीन के। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के जो बड़े अणु हैं और जो जटिल अणु हैं, उनको सरल और छोटे अणुओं में बदलने का जो काम करते हैं, वो कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। अर्थात ये भोजन का क्या करते हैं? पाचन। बगैर एंजाइम के भोजन का पाचन नहीं हो सकता है। ठीक है, एंजाइम के प्रोटीन, ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम। जैसे कि आप जानते हैं, एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं, मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। बाकी ये कुछ हिस्सा इनका प्रोटीन को होकर के बाकी अन्य घटकों को होता है। तो सिर्फ जो प्रोटीन वाला हिस्सा होता है एंजाइम का, उस भाग को हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप और कुछ याद करें नहीं करें, ये दो चीजें आप जरूर याद कर लेना भाई। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और एंजाइम के प्रोटीन वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम कहा जाता है। इस तरीके से आपका भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन होगा तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगी? ग्लूकोज में बदलेगी। वसा का पाचन होगा तो किस में बदलेंगे? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अणुओं में बदलेंगे। ठीक है भाई, तो जब भी भोजन का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट बदलेगी ग्लूकोज में, वसा का पाचन होगा तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अणुओं में बदलेगी, और प्रोटीन का पाचन होगा तो किस में बदलेगी? एमिनो अम्ल में बदलती है। इस तरीके से भोजन के पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सबसे मीठी शर्करा जो होती है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, वो कौन सी होती है आपकी? फ्रक्टोज। कौन सी होती है भाई? फ्रक्टोज। जब प्रश्न आए सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो वो होती है फ्रक्टोज। इसलिए हम इसे फलों वाली शर्करा के नाम से भी जानते हैं। फ्रूट शुगर या ग्रेप शुगर कहते हैं फ्रक्टोज को। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। लेकिन सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, आर्टिफिशियल जो बनाई जाती है, तो सबसे मीठी जो कृत्रिम शर्करा होती है वो सैक्रिन होती है, जो सुक्रोज से बनाई जाती है। इसमें का जो भोज्य मान होता है, फूड वैल्यू होती है, मतलब फूड वैल्यू का मतलब उसमें ग्लूकोज की मात्रा,
शुगर का जो लेवल है वो क्या होता है, 0 होता है। अर्थात ये मीठी तो होती है लेकिन इसमें शुगर लेवल नहीं होता है। इसलिए जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको सैकरीन की मिठाइयां, सैकरीन का सेवन करने की जो आती है ना आजकल शुगर फ्री टैबलेट, उस शुगर फ्री टैबलेट में क्या है, सैकरीन ही है। लेकिन इसकी भी फिर बात वही है, ज़्यादा उपयोगिता जो होती है इसकी वो थायराइड को बढ़ावा देती है। तो थायराइड वाली जिनको प्रॉब्लम है या नहीं भी है उनको थायराइड की शिकायत आ सकती है इसके ज़्यादा सेवन से, सैकरीन के सेवन से। अक्सर ये उपयोग कहाँ की जाती है, जो आपकी आइसक्रीम होती हैं, कुल्फ़ी होती हैं, तो कुल्फ़ी और जो आइसक्रीम होते हैं ना उनको मीठा करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो सैकरीन करते हैं। तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, शुगर लेवल बहुत कम होता है और मिठास रहती है। तो सबसे प्राकृतिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा जो होती है, ह्यूमन मेड जो होती है, वो क्या होती है, आपकी सैकरीन होती है। इस तरीके से ये आपका भोजन का पाचन होता है कंप्लीट। और यहां जाकर के हमारा पूरा पाचन तंत्र वाला जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो यहां पर खत्म होता है। स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपको जरूर समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।